नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे विषय का अकादमिक विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या प्राचीन भारत वाकई में दुनिया के लिए एक शिक्षक यानी विश्वगुरु था। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक गहरी डाइव है हमारे इतिहास, दर्शन और आज की आकांक्षाओं में। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस नॉलेज जर्नी को शुरू करते हैं। तो हमारे आज के इस लेक्चर का सबसे अहम सवाल यही है, क्या सच में भारत विश्वगुरु था? देखिए, ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी रिसर्च का केंद्र है। जब हम पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो ये सवाल बार बार सामने आता है, और आज हम इसका जवाब सिर्फ सुनी सुनाई बातों या मान्यताओं के आधार पर नहीं, बल्कि एकदम ठोस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सबूतों के आधार पर खोजने वाले हैं। ठीक है, तो एक नजर आज के हमारे सिलेबस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम विश्वगुरु सिद्धांत को समझेंगे, फिर प्राचीन विश्वविद्यालयों के ग्लोबल इम्पैक्ट को देखेंगे, विज्ञान और गणित की उपलब्धियों पर बात करेंगे, हमारे सांस्कृतिक विस्तार को जानेंगे और आखिर में आज की मॉडर्न रियलिटी पर चर्चा करेंगे। भाग 1, विश्वगुरु सिद्धांत, एक स्पष्टीकरण। शुरुआत करते हैं इस शब्द विश्वगुरु से। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो इसका मतलब सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु होना बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन और ग्लोबल कल्चर के क्षेत्र में एक ऐसे टॉप लेवल को दर्शाता है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। आप इसे एक ऐसा ऐतिहासिक सेंटर मान सकते हैं जहां से उस वक्त पूरी दुनिया सीख रही थी। भाग 2, प्राचीन विश्वविद्यालय, ग्लोबल एजुकेशन हब्स। अब इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। प्राचीन काल में ये सारी बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं, बल्कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में बदल चुकी थीं। नालंदा और तक्षशिला जैसे नाम सिर्फ लोकल स्कूल नहीं थे, ये उस जमाने के ग्लोबल पावर हाउसेस थे। नालंदा में जहां वेदों और दर्शन शास्त्र पर डीप रिसर्च होती थी, वहीं तक्षशिला उपनिषदों और विज्ञान का सबसे बड़ा गढ़ था। और सबसे दिलचस्प बात, कोरिया, जापान और सेंट्रल एशिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे और उन्हें बाकायदा एक बहुत ही मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि वेदों, उपनिषदों और फिलॉसफी का ये ज्ञान हमारी सीमाओं में सिमट कर नहीं रह गया। दुनिया भर के टॉप स्कॉलर्स इस ज्ञान को हासिल करने के लिए भारत आते थे और फिर यहाँ से सीखकर वो इसे अपने अपने देशों में वापस ले जाते थे। मतलब आइडियाज का एक ग्लोबल एक्सचेंज चल रहा था। भाग 3, विज्ञान और गणित की अहम उपलब्धियां। अब अगर आप सोच रहे हैं कि विश्वगुरु का दर्जा सिर्फ अध्यात्म की वजह से मिला था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राचीन भारत ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत ही सॉलिड प्रोग्रेस की थी। आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी से लेकर जीरो यानी शून्य के कॉन्सेप्ट और मुश्किल मैथमेटिकल थ्योरम्स तक, इन सब ने पूरी दुनिया की साइंस की दिशा ही बदल कर रख दी। ज्ञान का ऐसा बैलेंस जहां स्पिरिचुअलिटी और हार्ड साइंस दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हों, इतिहास में सच में बहुत रेयर है। भाग 4, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विस्तार। आप जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे 800 सालों के दौरान ये ज्ञान पूरे एशिया में फैल गया। चौथी सदी में जो सांस्कृतिक विस्तार बाहर की तरफ शुरू हुआ, वो 8वीं सदी तक सेंट्रल एशिया और चीन के बड़े बड़े हिस्सों को कवर कर चुका था, और 12वीं सदी आते आते इसके तार कोरिया और जापान तक एकदम मजबूती से जुड़ गए थे। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी युद्ध या सेना के जरिए नहीं, बल्कि विचारों के शांतिपूर्ण आदान प्रदान के जरिए हुआ था। इस पूरी टाइमलाइन में गुप्त काल एक गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग की तरह चमकता है। ये वो दौर था जहां फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों तरह की प्रोग्रेस अपने एकदम पीक पर थी। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसे समाज का परफेक्ट एग्जाम्पल था जो नैतिकता और विज्ञान दोनों पैमानों पर एक साथ तरक्की कर रहा था। और हाँ, उस बौद्धिक समृद्धि के साथ साथ हमारे भारतीय विचारकों ने दुनिया को जीने के कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके भी दिए हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग हो, योग की प्रैक्टिस हो या फिर शांति का मार्ग, ये हमारे वो ग्लोबल स्पिरिचुअल एक्सपोर्ट्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक गहरी राह दिखाई, और इसका असर, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज भी बिल्कुल साफ नजर आता है। भाग 5, आधुनिक वास्तविकता और भविष्य। अब एक एकेडमिक नजरिए से हमें बीते हुए कल के अचीवमेंट्स और आज की एस्पिरेशंस के बीच के फर्क को समझना होगा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, एक तरफ वो प्राचीन विश्वगुरु का स्थापित स्टेटस है और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न रास्ता है, जो हमारी पुरानी ज्ञान परंपराओं और आज के एकदम नए इनोवेशन दोनों को मिलाकर चल रहा है।
सच कहूं तो आज की सिचुएशन को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। कुछ का कहना है कि आज की सच्चाई उस पुराने गोल्डन एज से काफी अलग है। वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का ये पक्का विश्वास है कि भारत अपने उसी प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दम पर फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर लौट रहा है। देखिए, हमारा काम यहाँ किसी एक साइड को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि इस डिबेट को एकदम निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना है। और इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरे एनालिसिस के बाद सोचने के लिए एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। क्या सिर्फ प्राचीन ज्ञान के भरोसे रहना या फिर मॉडर्न इनोवेशन के लिए एक नई छलांग लगाना? आखिर इनमें से क्या उस विश्वगुरु के ऐतिहासिक टाइटल को वापस पाने की असली चाबी होगी, या फिर इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस? इस लेगेसी और हमारे भविष्य के बारे में जरूर सोचेगा। आज के इस एकेडमिक लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।